डॉक्टर स्मिता मिश्रा, प्रिंसिपल, BSR गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर, क्लास फर्स्ट ईयर, सेक्शन F, पेपर भारत का इतिहास। फर्स्ट पेपर है आपका। इतिहास में हम आगे बढ़ रहे हैं और टॉपिक वही है जनपद युग में गणतांत्रिक व्यवस्था। ये आपका पार्ट 4 है इस चैप्टर का और इसमें हमने गणतांत्रिक व्यवस्था में केंद्रीय शासन, प्रांतीय शासन, इसके बारे में चर्चा की थी। आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अद्भुत चीज़ के बारे में बताने जा रही हूँ, जो है न्याय व्यवस्था। अद्भुत न्याय व्यवस्था। ये अद्भुत क्यों थी? अगर इसके बारे में हमें जानकारी हासिल करनी है तो बुद्ध घोष की किताब है, पुस्तक है अट्ठकथा, ग्रंथ कह सकती हूँ मैं इसे। इससे हमें जानकारी मिलती है। इस संदर्भ में डॉक्टर RC मजूमदार के अनुसार वज्जी संघ की न्याय पद्धति अपनी अति लोकतांत्रिक भावना के कारण विशिष्ट है। केवल लोकतांत्रिक नहीं, अति लोकतांत्रिक, बहुत ज़्यादा। अट्ठकथा के विवरण के अनुसार वज्जी संघ में अपराधी की जांच पड़ताल एवं न्यायिक परीक्षा 7 विशेषज्ञ पदाधिकारियों या न्यायालयों द्वारा की जाती थी। मतलब किसी को ऐसे दंडित नहीं कर दिया जाता था, 7 प्रकार से उसकी जांच की जाती थी और 7 प्रकार के विशेषज्ञ होते थे। अब मैं इनके आपको नाम बताऊं। आप किस सन की बात कर रहे हैं? ये ईसा से भी 600-700 साल पुरानी बात कर रहे हैं और उस समय में हमें ऐसी न्याय अद्भुत शासन प्रणाली मिल रही है। इनके नाम मैं आपको गिनाती हूँ। सबसे पहले जो नाम इसमें आता है वो है विनिश्चय महामात्र का। दूसरा नाम आता है व्यावहारिक का। तीसरा नाम जिसे कहते थे सूत्रधर। चौथे होते थे अष्टकुलिक। 5वें होते थे सेनापति। 6ठे होते थे उपराजा और 7वां होता था राजा। अब ये जो मैंने आपको क्रम बताया है, इसी क्रम के अनुसार सबसे पहले मुकदमा कहाँ जाता था? विनिश्चय महामात्र के पास जाता था। ये प्रारंभिक तौर पर जांच पड़ताल करता था, लेकिन इसे दंड देने का अधिकार नहीं था। अगर इस अवस्था में वो दोषी लगता था, उसे फर्स्ट जो उसने इंटरोगेशन किया, जो उसने जांच पड़ताल की, उसमें उसे दोषी लगा तो किसके पास भेजता था? व्यावहारिक के पास। और ये जो व्यावहारिक होता था वो विधि विशेषज्ञ होता था। वह परीक्षण करता था और अभियुक्त को निरपराध होने पर छोड़ भी सकता था। उसे लगता है कि फर्स्ट जो इंटरोगेशन हुआ है उसमें वो निरपराध है तो उसे छोड़ सकता था, लेकिन इसके पास भी दंड निर्धारण करने का अधिकार नहीं था। वो उसे दंडित नहीं कर सकता था। अब वो क्या करता था इस स्थिति में? कहाँ जाता था अभियुक्त? सूत्रधार के पास जाता था। ये सूत्रधार कौन होता था? जो उस समय का व्यवहार शास्त्र था, यानी लोक प्रचलित जो दृष्टियाँ थीं, सामाजिक धार्मिक जो परंपराएं थीं, उनके आधार पर वो जांच पड़ताल करता था। दोषी होने पर उसे उच्चतर न्यायालय, इसके बाद कौन सा आता था? अष्टकुलिक, उसके पास भेजा जाता था। अब इसमें इतिहासकार ये अनुमान लगाते हैं कि अष्टकुलिक में संभवतः 8 जातियों के 8 प्रतिनिधि न्यायाधीश रहते थे। ये अष्टकुलिक अपनी अपनी धार्मिक जातियों की परंपराओं का, सामाजिक धार्मिक परंपराओं का निर्वहन करते थे और उसके आधार पर उसकी जांच होती थी अभियुक्त की। अष्टकुलिकों के द्वारा भी दोषी सिद्ध किया गया कोई व्यक्ति तो उसे क्रमशः सेनापति के पास, सेनापति इंटरोगेट करता था, फिर उपराजा के पास और अंत में राजा के पास भेजा जाता था। और अंतिम निर्णय का अधिकार किसके पास हो जाता था? राजा के पास था। अपराधी के दंड निर्धारण का अधिकार भी राजा के पास ही था। दंड भी वही दे सकता था और अंतिम निर्णय भी उसके पास सुरक्षित रहता था।
दंड पूरी तरह अपराध सिद्ध होने पर ही दिया जाता था। इसमें भी राजा अपनी मन मर्जी से दंड निर्धारण नहीं कर सकता था। राजा को अधिकार तो था, लेकिन मन मर्जी से नहीं कर सकता था। इसके लिए पवेणी पोथक नामक ग्रंथ की सहायता ली जाती थी। ये कैसा ग्रंथ था? इसमें अपराध एवं दंड के पुराने उदाहरणों का संकलन होता था कि पुराने समय में इस दंड पर कौन सी सजा दी गई थी, तो उसका संकलन होता था। तो अब मैं जो बात आपको व्याख्यान में बता रही हूँ उसे मैं खुद अंडरलाइन करती हूँ। आपके PDF में भी आपको अंडरलाइन मिलेगी कि इस प्रकार वज्जी संघ में प्रत्येक व्यक्ति किसी भी प्रकार की न्यायिक स्वेच्छाचारिता से मुक्त था। उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सुरक्षा भावना का पूर्ण आदर होता था। अब इन सब से हमें क्या पता चलता है कि बुद्धकालीन गणतांत्रिक राज्य अच्छी प्रकार से प्रशासित राज्य थे एवं अपने संगठन की शक्ति के कारण बलशाली भी थे। ये गणराज्य सुख और समृद्धि के केंद्र थे। मगध का जो अजातशत्रु था वो भी इनसे भय खाता था कि कैसे इनको तोड़े। वे राजतंत्रात्मक युग में, जबकि राजतंत्र और साम्राज्यवाद का बोलबाला हो रहा है, उस युग में सफल गणतांत्रिक प्रयोग थे। तो इट्स ए वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग कि राजतंत्रात्मक युग में वो अपनी गणतांत्रिक व्यवस्था को चला रहे हैं। तो इस दृष्टि से आपका ये जो न्यायिक प्रशासन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है गणतंत्रात्मक प्रणाली का। और इसी पर मैंने आपका आज का असाइनमेंट डाला है कि बुद्धकालीन गणतांत्रिक प्रणाली की न्याय व्यवस्था अद्भुत थी। इस कथन की समीक्षा कीजिए।